हेलो। हेलो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। अटेंडेंस बना लो। सर जो एनबीए का सर इवेलुएशन सिस्टम जो सर एक नोटिस आया हुआ वो तो सर सिविल के लिए है कि नहीं है सर वो? हम लोग के लिए भी है, सबके लिए है। सर बट एनबीए में तो सर सिविल ब्रांच तो नहीं हुआ है ना सर? अगर तो अप्लाई करेगा ना इस बार, एक बार में 3 ही ब्रांच अप्लाई कर सकता है ना। इस बार हम लोग को अप्लाई करना है। ठीक है। हेलो। यस सर। यस सर। अटेंडेंस हो गया ना। आज हम लोग के डिस्कस यस करना सर। था कि ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन इकोसिस्टम। ओके। कल तुम लोग बोले थे कि उसका पार्ट्स है। ये तुम लोग हम पढ़ाए थे क्या? नहीं ना। ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम पे ह्यूमन का इम्पैक्ट क्या रहता है? कोई बताओ। हम्म। हेलो। सर आवाज नहीं आ रहा है। आवाज नहीं आ रहा है अभी? नाउ? सर अभी ठीक है। ठीक है। तो बताओ ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन व्हाट इज ह्यूमन इम्पैक्ट इन इकोसिस्टम? क्या होगा? ह्यूमन का जो ह्यूमन इम्पैक्ट है वो इकोसिस्टम पे क्या इफेक्ट करेगा? किस टाइप ऑफ इफेक्ट कर, क्या किस टाइप का इफेक्ट होगा बताओ इन्वायरमेंट पे? हार्मफुल इफेक्ट होगा सर। क्या किस टाइप का, किस टाइप क्या है? जैसे कि फिजिकल में क्या होगा? फिजिकल इन्वायरमेंट। फिजिकल इन्वायरमेंट में क्या हो सकता है ह्यूमन इम्पैक्ट? मीन्स ओवर पॉपुलेशन होगा ना। फिजिकल ओवर पॉपुलेशन हो सकता है। पॉल्यूशन, बर्निंग फॉसिल फ्यूल एंड डिफोरेस्टेशन। डिफोरेस्टेशन से इकोसिस्टम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? कल तो तुम लोग को बताया थे, क्लास में बताया था कि डिफोरेस्टेशन से क्या होता है। वो तो ह्यूमन एक्टिविटी से ही होता है डिफोरेस्टेशन ना। हम्म। कोई कुछ बोल नहीं रहे हो? नहीं पता है? The human impact the physical environment in many ways: overpopulation, pollution, burning fossil fuel, and deforestation.
ओके ठीक है, देखो दिस ह्यूमन सर्वाइवल डिपेंड ऑन द हेल्थ ऑफ द इकोसिस्टम। अगर इकोसिस्टम का हेल्थ सही रहेगा तभी यू आर द सर्वाइव इन दिस इन्वायरमेंट। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, इकोसिस्टम को हेल्दी होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये कैसे पॉसिबल है हेल्दी होना? इकोसिस्टम को कैसे हेल्दी कर सकते हो या अनहेल्दी कर सकते हो? वो डिपेंड ऑन द ह्यूमन एक्टिविटीज। यही होता है ना। Human survival directly depends on the health of the ecosystem. Then now, human harms the environment by causing global warming, habitat destruction, and acid deposition. Okay, then 90% depleted marine species, water pollution is devastating to people, animals, fishes, and birds. ठीक है, तो वाटर जो पोल्यूशन होगा वो डायरेक्टली इंपैक्ट करेगा किस पे? एक्वेटिक्स पे, ठीक है, ह्यूमन बींग्स पे, फिश पे तो डायरेक्टली करेगा। ठीक है, तो क्या इससे समझ में आ रहा तुमको? इकोसिस्टम जो है डायरेक्टली डिपेंड है ह्यूमन एक्टिविटीज पे। अगर ह्यूमन एक्टिविटीज अपना अगर नहीं सही रखेंगे तो जो इन्वायरमेंट का जो हेल्थ है वो तुम्हारा डिसबैलेंस हो जाएगा। वो डिसबैलेंस होगा तो डायरेक्टली इम्पैक्ट ऑन द एक्वेटिक्स लाइफ। ठीक है, सच एज पीपल्स, एनिमल्स, फिशेस एंड बर्ड्स, ऑल आर द इम्पैक्ट। ठीक है, तो दिस इज द इकोसिस्टम। इकोसिस्टम को हेल्दी रखना बहुत मस्ट है। वो डिपेंड किस पे करता है? ह्यूमन पे, हम लोग पे। Ecosystem, there are two types of ecosystem, biotic and abiotic, all are known. बायोटिक में क्या होगा और एबायोटिक में? एग्जांपल बताओ। नो एनीवन, कोई नहीं कुछ बोलते हो तुम लोग। नो एनीवन, सिर्फ ओनली अटेंडेंस के तुम लोग आते हो। The biotic factor, the living parts of an ecosystem is the biotics and non-living parts of an ecosystem is the abiotic. Example of the living parts क्या होगा एग्जाम्पल के लिए? For example, livings and non-livings, कोई नहीं। बताओ, तुम लोग से डिस्कस करना, इंटरेक्शन करना है। तुम लोग कुछ नहीं बोलते हो। बताओ लिविंग पार्ट्स और नॉन लिविंग पार्ट्स में क्या डिफरेंस है? लिविंग कौन सा किसको बोलते हैं? लिविंग इकोसिस्टम हमारा क्या हो गया? जो प्लांट, दिस इज लिविंग, और नॉन लिविंग बताओ। जो भी हमारा ऊपर का पार्ट्स जो भी होगा हमारा, दिस इज द नॉन लिविंग। दिस इज द इम्पैक्ट ऑफ न्यूट्रिएंट इन ऑर्गेनिक पॉल्यूशन। एक होता है बायोलॉजिकल न्यूट्रिएंट, वो भी हम लोग को पढ़ना है। बायोलॉजिकल न्यूट्रिएंट जो भी हमारा इंडस्ट्रियल वेस्ट में है, बायोलॉजिकल न्यूट्रिएंट का क्या इम्पैक्ट है वो भी हम लोग पढ़ना है। द इम्पैक्ट ऑफ न्यूट्रिएंट इन ऑर्गेनिक पॉल्यूशन, दिस इज सोर्स, surface runoff from fields, sewage treatment plants, cooling water in electricity. This is the source of the inorganic pollution.
This causes eutrophication excess nutrients such as nitrogen and phosphorus, stimulate algal growth. नाइट्रोजन और फास्फोरस का क्या इम्पैक्ट पड़ता है हमारा, कैसे कहां से आता है नाइट्रोजन फास्फोरस, सबसे ज्यादा कहां से आता है? समझ द सोर्स ऑफ द रन अप फ्रॉम फील्ड, जो भी हमारा एग्रीकल्चर ड्यूरिंग द एग्रीकल्चर टाइम हम लोग यूज करते हैं ना नाइट्रोजन मतलब यूरिया एंड फॉस्फेट, दैट इज द सोर्स ऑफ द एक्सेस नाइट्रोजन फॉस्फेट, ठीक है। तो फ्रॉम द ड्यूरिंग द एग्रीकल्चर टाइम the surface runoff from the fields, sewage treatment plants and the cooling water in the electricity. The more nitrogen and phosphorus excess nutrient come during the agriculture. नेटवर्क चला जा रहा है नहीं, ठीक है। नाउ अब चलो आवाज आ रहा है क्या? हेलो, आ रहा है आवाज? वो अभी कट रहा था ना? यस सर। ठीक है सर। तुम लोग का आवाज कट रहा है, नेटवर्क बहुत इश्यू हो रहा है नेटवर्क का। अभी सही है? बारिश आ रहा है क्या सर? पता नहीं, बारिश मौसम तो वेदर खराब किए हुए है। क्लियर है आवाज? क्लियर है, ओके। ठीक है, दिस इज द एक्सेस न्यूट्रिएंट फ्रॉम द नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। The nitrogen is also more from the surface runoff from the agricultural land. ठीक है, तो this is the very excess quantity received the in the aquatic body मतलब water body from the agricultural field, agriculture. ठीक है, this is sewage treatment plants and the cooling water in electricity. This is source of the inorganic pollution. Eutrophication, देखो eutrophication कैसे होता है? Nitrogen phosphorus is more, ठीक है, there's sunlight, ठीक है, the nutrients cause an increase in phytoplankton. This is the nitrogen and phosphorus. Impact of organic pollution. What is the impact? Which type of impact? So there are sources of domestic sewage, industrial effluent and farm waters. So this is the impact of organic pollution. They causes excess of organic manure and sewage in water, depletion of oxygen. ठीक है, this is the impact of the organic pollution. ऑर्गेनिक में इनऑर्गेनिक में क्या डिफरेंस है पोल्यूशन में, कोई बताएगा? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनिक पोल्यूशन एंड इनऑर्गेनिक पोल्यूशन? कोई एग्जांपल बताओ। तुम्हारा आवाज नहीं आ रहा, बिल्कुल ही आवाज नहीं आ रहा, तो वॉइस बिल्कुल ही नहीं आ रहा था। ओके, तो इनऑर्गेनिक पॉल्यूशन जो हम लोग का केमिकल्स रिगार्डिंग मीन्स सपोज एक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, यूरिया, फॉस्फेट, दिस टाइप ऑफ केमिकल्स कॉल्ड इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक जो भी हमारा सीवेज का जो सीवेज होता है, जो सीवेज मैन्यूअर डिस्चार्ज इन द डायरेक्टली इन द रिवर, दिस इज द ऑर्गेनिक पॉल्यूशन। ठीक है, impact of oil pollution, their sources, oil spills, non-operation of tankers, coastal refineries, river runoff, urban runoff and sewage। देखो जो इम्पैक्ट क्या उस पर पड़ता है, जो ऑयल स्पिल्स होता है इन रिवर्स में, जो मैरिन में, तो हमारा देखो डायरेक्टली इम्पैक्ट ऑन द एक्वेटिक लाइफ। वो क्या होता है, फिश डेथ कर जाते हैं, mostly affected aquatic animals, fishes and aquatic birds.
Okay, this is the very big pollution directly affect the aquatic life. देखो हमारा इमेज में क्या फिश डायरेक्टली डेथ, तो देखिए नॉर्मल ऑपरेशन ऑफ टैंकर्स, अगर जो हम लोग ऑपरेट जो टैंकर्स में जो भी वायल और जो भी ट्रांसपोर्ट डिस्ट्रीब्यूट होता है, तुम्हारा ट्रांसपोर्ट होता है, तो उस टाइम जो भी वहाँ पे ऑपरेशन होता है उसका जो भी मेंटेनेंस होता है, दिस इज द लीकेज ऑफ टैंकर्स, दिस इज द वाइल स्पिल्स पॉल्यूशन, दिस कॉस्टली फाइंड एज रिवर रन ऑफ, अर्बन रन ऑफ एंड सीवेज, जो भी अर्बन एरिया से हमारा जो भी रन ऑफ होता है एंड सीवेज, वो डायरेक्टली पोल्यूट द रिवर. So this is directly impact on the affected the aquatic life. Okay. देखो this is a wild spills in Mumbai. देखो कैसे वाइल्ड स्पिल, जब भी तुम्हारा ये कुछ होता है ऐसा कुछ रीजन्स, तो हमारा देखो कैसे लीकेज होता है वाइल्ड, इससे क्या होगा, वाइल्ड देयर इज वेरी बिग पॉल्यूशन. ठीक है. द इम्पैक्ट ऑफ थर्मल पॉल्यूशन. What is the impact of thermal pollution? There are three major causes of thermal pollution. First, use of water as a cooling agent, soil erosion, and runoff from the hot paved surface. So this is the causes of thermal pollution. Then thermal pollution can lead to a decrease in dissolved oxygen, level in the water. जैसे जैसे इसमें हमारा पॉल्यूशन इंक्रीज होगा, जैसे हमारा डिजॉल्व ऑक्सीजन इज द डिक्रीज्ड, लेवल डिक्रीज्ड. व्हाट इंक्रीज द बायोलॉजिकल डिमांड, दिस इज द बीओडी फॉर द एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म फॉर द ऑक्सीजन. ओके, दिस इज द थर्मल पॉल्यूशन. इम्पैक्ट ऑफ रेडियोएक्टिव पॉल्यूशन. The source of radioactive pollution: nuclear power plants, medical waste, mining of radioactive ore. This radioactive pollution can be very dangerous then because radiation mutates DNA, causing abnormal growth and a possible cancer. So from the radioactive pollution increase the atmosphere ecosystem that directly impact the human DNAs, such as growth is the normal, this is very low growth, ठीक है, this is called abnormal, and the possible to the create the cancers. Okay, तो सोर्स ऑफ द मेडिकल वेस्ट, जो भी अगर मेडिकल वेस्ट हम लोग डंप करते हैं कहीं पे, तो उससे क्या होगा, डायरेक्टली इकोसिस्टम पे इम्पैक्ट होगा, उससे तुम्हारा ज्यादा तुम्हारा जो भी है वहाँ का जो भी एरिया होगा लैंड जिसमें, तो वो डायरेक्टली क्या होता है, वो दवा तुम्हारा जो भी मेडिसिन हम लोग फेंकते हैं, मेडिकल वेस्ट जो भी वेस्ट फेंकते हैं, थ्रो करते हैं, तो धीरे धीरे सीपेज सड़ता है, सीपेज करके ग्राउंड हो जाता है, तो ग्राउंड में क्या करता है, फिर हमारा वो आता है, हम लोग उसको एज ए यूज करते हैं ड्रिंक वाटर, डायरेक्टली इम्पैक्ट ऑन द ह्यूमन बॉडीज एंड डीएनए, मीन्स ह्यूमन ग्रोथ इज वेरी abnormal and possibly the cancer. Thank you. This is the part of the one. This is the human impact on ecosystem, the second part. Wait 1 minute. The human activity by fishing practices. The more fishing practices, then restriction of fish practices, poison fishing and explosive fishing. Is the poison fishing is the all death, explosive fishing. There are two types of destructive fishing practices. The effect of destructive fishing practices. There are many types of destructive practices. Destroy habitat, inhibit the growth of new corals. Okay, what is the coral? Coral देखे हो कहीं? देखो, this is the coral. ये हम लोगों को सी में देखने को मिलता है. Reduce fish stocks. डे टू डे अगर फिशिंग प्रैक्टिस होगा, ज्यादा फिश को हम लोग डिस्टर्ब करेंगे, दिस इज द रिड्यूस द फिशिंग स्टॉक्स, लॉस ऑफ फिशरी जॉब्स एंड इनकम्स.
ठीक है। लॉस ऑफ लीव्स, लॉस ऑफ कोस्टल प्रोटेक्शन एंड टूरिज्म, जो हम लोग कोस्टल को प्रोटेक्ट करते हैं, दिस इज द लॉस। देखो जब ये जो हमारा ये फिशिंग कोरल लीफ है, ठीक है, दिस इज द ह्यूमन इम्पैक्ट ऑफ कोरल लीफ। क्या ये कोरल लीफ पे भी इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? द कोरल माइनिंग पॉल्यूशन, ओवर फिशिंग, कोरल माइनिंग पॉल्यूशन, ओवर फिशिंग, blast fishing and the digging of a canals are serious threats of this ecosystem। इससे क्या होता है कि हमारा वाटर क्वालिटी बेस्ट रहता है। जो भी कोरल होता है, कोरल जो बनता है वो तुम लोग कभी भी देखना, कभी सी समुद्र में जाना कहीं, जब हम लोग सी वॉक करते हैं अंदर, जो कोई भी देखता है वहां पर देखना कैसे दिखाता है। दिस इज वेरी ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर दिखता है अंदर जाकर देखोगे तो। दिस इज द कोरल रीफ। Approximately 10% world's coral reef are already dead. 10% world coral reef. Out of the 100%, 10% of coral reef is already dead. About 60% of world coral reef are at risk. 10% तो डेथ कर गया, वो खत्म हो गया, 60% वो रिस्क में है, तो बचा रेस्ट ऑफ द 40%, मतलब 40% सेव, जो हमारा सेव है। तो किससे है वो? दिस द इम्पैक्ट, ह्यूमन इम्पैक्ट। अगर उसमें पॉल्यूशन नहीं होगा, वाटर पॉल्यूशन नहीं होगा, तो कोई नॉट इम्पैक्ट ऑन द कोरल रीफ। जो भी होता है हमारा पॉल्यूशन से होता है। हम लोग इतना सारा केमिकल्स, फर्टिलाइजर जो डालते हैं पानी में, जो आता है, ठीक है, जो भी वायरस स्पिल्स होता है, सीवेज हम लोग डिस्चार्ज करते हैं विदाउट ट्रीटमेंट, वो डायरेक्टली इम्पैक्ट ऑन द कोरल रीफ एंड एक्वेटिक लाइफ। दैट इज द ह्यूमन इम्पैक्ट ऑफ द कोरल रीफ। Impact of global warming on sea. Which type of impact on global warming on sea? It is caused by an influx of human industry in agriculture. The global warming on sea, the first point, the caused by the influx of human industry and the agriculture. एग्रीकल्चर से होगा डायरेक्टली ग्लोबल वार्मिंग पे इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि जो भी हम लोग केमिकल्स, जो भी फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं, डायरेक्टली जा रहा है, डिस्चार्ज कर रहे हैं। अगर हम लोग तुम्हारा वाटर्स में, वाटर बॉडीज में या फार्मिंग टाइम इतना यूज कर रहे हैं, तो इंक्रीज द टेम्परेचर। तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो हमारा ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज होगा। सच एज द ग्रीन हाउस गैसेज सच एज CO2 एंड मीथेन आर रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग इन सी। Okay, there's a physical effect of oceans warming on the marine pollutions. The marine pollution change in the natural habitats and the food supply. Change the natural habit and food supply, and the changing ocean chemistry and acidification. So this is the global warming on the sea. Ocean acidification. What is the ocean? ओशन एसिडिफिकेशन क्या होता है? कोई बताएगा? एनीवन? व्हाट इज द ओशियन एसिडिफिकेशन? बताओ क्या होता है ओशियन एसिडिफिकेशन? तो क्या होता है हमारा? दिस इज द ongoing decrease in the pH of the earth oceans. ओके, क्या करता है? डिक्रीज द ongoing ocean acidification is the decrease, ongoing decrease in the pH of the earth ocean caused by the uptake of carbon dioxide. देखो इसमें लिखा हुआ है it is caused by the CO2. Okay, this is the decrease the pH of the earth oceans. So it is caused by the CO2. 30 to 40% of the CO2 released by the human, and ocean acidification is the worldwide issue. It is more soluble in colder water. ठीक है, this is the issues for the worldwide ocean acidification. ठीक है, then now impact of CH on fish.
which type of impact of sewage on fish? Highly adversely affected fish and other aquatic life. Excess organic matter reduce the dissolved oxygen content, adding a stress to aquatic organisms and resulting in their death. Organic matter reduce होगा, then dissolved oxygen content, adding a stress to aquatic organism, their death. The fish mortality is the most obvious indication of adverse effect of the sewage. So this is the sewage impact on the fish. Impact of overfishing. Overfishing क्या impact पड़ेगा ecosystem पे? This is a very serious problem. Overfishing occurs when fish and other marine species are caught at a faster rate than they can reproduce. हम लोग क्या कर रहे हैं डे टू डे सबसे ज्यादा हम लोग क्या कर रहे हैं ओवर फिशिंग हो रहा है हम लोग फिश को कॉट कर पकड़ रहे हैं बहुत ज्यादा फिशिंग कर रहे हैं फॉर द किस पर्पज से क्योंकि बहुत ज्यादा ऐसे लोग हैं पर्सन है पीपुल्स हैं जो डिपेंड है उसका सर्वाइव चल रहा है ओवर फिशिंग पे जो फिश को पकड़ते हैं फिर उसको मार्केट में सेल कर देते हैं सर्वाइव द इन लाइफ तो इससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इसका इकोसिस्टम पे तो इम्पैक्ट पड़ेगा ना इकोसिस्टम डिस्ट्रॉय होगा इकोसिस्टम डिस्ट्रॉय होगा सर तो किस टाइप का डिस्ट्रॉय होगा इकोसिस्टम में क्या है डिस्ट्रॉय होगा ओवर फिशिंग करने से उससे डिसॉल्व ऑक्सीजन पर इम्पैक्ट पड़ेगा ओवर फिशिंग करने से ऑक्सीजन डिसॉल्व ऑक्सीजन पर कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा यस सर पढ़ना चाहिए पड़ेगा ना क्योंकि देखो जो फिश वाटर में फिश रहता है वो लोग क्या करता है देखो जितना ज्यादा गंदगी तुम्हारा पॉल्यूशन बढ़ेगा तो उससे तुम्हारा क्या होगा ऑक्सीजन डिक्रीज करेगा ऑक्सीजन और बीओडी इंक्रीज करेगा यही होता है ना ये तो दो केस होता है अगर ज्यादा पॉल्यूशन उसमें इंक्रीज होगा तो क्या होगा बीओडी इंक्रीज होगा और डीजल ऑक्सीजन डिक्रीज हो जाएगा तो जो फिशिंग फिश कितना उसको लोग वो करेगा जो हमारा फिश है जो उसमें रहता है लोग कितना कंट्रोल करेगा वो पॉल्यूशन को और उसमें ऑलरेडी क्या ओवर फिशिंग हो रहा है तो डायरेक्टली इम्पैक्ट ऑन द इकोसिस्टम ठीक है उससे ज्यादा तुम्हारा टेम्परेचर इंक्रीज होगा बहुत सारा टाइप का इफेक्ट पड़ेगा तुम्हारा It has destroyed many of the traditional fishing industry of the world. Then now overfishing impact not only the natural balance and health of our ocean, but has also resulted in great financial loss. That is the impact of the overfishing. What is the protection? There is the rules of protection in Water Protection Agency (EPA). Agency was created in 1970. First legislation helped to protect the environment and integrated species. First, Clear Air Act, Clean Water Act, and Integrated Species Act. ये हम लोग का जब 1970 में EPA थ्रू द 3 एक्ट बना था जिसमें क्लीन वाटर क्लीन एयर एंड इंटीग्रेटेड स्पाइस एक्ट जिसमें हम लोग को एक्वेटिक लाइफ को शेप करने के लिए बना था कि नहीं इतना किलिंग नहीं करना है इतना एनिमल्स को नहीं मारना है इतना फिश को नहीं मारना है आज भी देखो सीज में बहुत ज्यादा नहीं कोई ओवर फिशिंग करता है तो देखो ओवर फिशिंग नहीं होगा तो जो कोरल रीफ होगा वो सेफ रहेगा जो कोरल रीफ रहेगा तो तुम्हारा जो टूरिज्म है वो इंक्रीज होगा ठीक है there are the several ways the people can help protect the environment how to control the environment protect the environment first step the control population growth ये पॉल्यूशन पॉसिबल है कि पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल किया जाए this is the very big problem
फर्स्ट प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट। अगर पॉपुलेशन ग्रोथ कंट्रोल में रहेगा तो तुम्हारा एनवायरमेंट सेफ रहेगा। जितना ओवर पॉपुलेशन होगा हमारा उतना ही पॉल्यूशन इंक्रीज होगा। देख तो कोई भी एरिया में कहीं पे अगर कोई एरिया का देखो एग्जांपल देखो, तो जितना ज़्यादा अगर वहाँ पे पॉपुलेशन जितना जितना पीपुल रह रहे हैं उतना ज़्यादा इनको पॉल्यूशन बढ़ रहा है। जहाँ जितना कम है, सपोज अभी देखो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन के मामले में जो भी छत्तीसगढ़ जो है बहुत कम है, वहाँ पे स्पेस ज़्यादा है, बहुत पॉपुलेशन कम है, इसलिए वहाँ पर जगह देखो पॉल्यूशन बहुत कम रहता है क्योंकि वहाँ एरिया ज़्यादा है। सपोज तुम चले जाओ पटना, चले जाओ पटना में एरिया कम है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो वहाँ कितना पॉल्यूशन रहता है, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन। दिल्ली देखो एग्जाम्पल में, सबसे वर्ल्ड का सबसे मतलब क्या उसको बोलते हैं, सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड सिटी वर्ल्ड में दिल्ली। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है और एरिया कम है। तो फर्स्ट प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट, फर्स्ट स्टेप टेक द कंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ। तो हाउ टू कंट्रोल, इसका तो कोई सॉल्यूशन नहीं है। डेवलप सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी एंड प्रैक्टिस, को सॉल्यूशन निकालने के गवर्नमेंट को ही कुछ एक्सटेंड लेना पड़ेगा। देन डेवलप सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी एंड प्रैक्टिसेस एंड देन द प्रोटेक्ट एंड मेंटेन इकोसिस्टम। तो हाउ टू प्रोटेक्ट एंड मेंटेन द इकोसिस्टम, फर्स्ट कंट्रोल पॉपुलेशन। हाउ टू मेंटेन इकोसिस्टम को मेंटेन कैसे करोगे? हाउ टू मेंटेन सर इकोसिस्टम, हर चीज को बैलेंस लेवल, हाँ बोलिए बोलिए, ठीक है। हर चीज को बैलेंस लेवल पे रखेंगे सर। तो जैसे कैसे? फिश का ओवर फिशिंग नहीं करेंगे हाँ और इरोजन को रोकने के लिए सर प्लांट्स वगैरह लगाएंगे, एयर भी उससे प्यूरिफाई हो जाएगा सर, तो इकोसिस्टम बैलेंस में रहेगा सर। जितना ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन को स्टॉप करो तो ऐसे ही तुम्हारा इकोसिस्टम मेंटेन रहेगा। ओवर फिशिंग को स्टॉप कर दो, वो भी इकोसिस्टम को मेंटेन करके रखेगा। तो जितना हम लोग डिफॉरेस्टेशन करते हैं उससे ज़्यादा तो पॉल्यूशन हो रहा है ना, उसको स्टॉप करेंगे हम लोग का तो इकोसिस्टम मेंटेन रहेगा। तो डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन द ह्यूमन। देखा जाए तो ये नेचुरल हो नहीं सकता है, या तो फिर तुमको मैनेज द नेचुरल रिसोर्सेस फर्स्ट। एक ही चीज है मेंटेन करने का, इकोसिस्टम को मेंटेन करने का, कि प्रोटेक्ट द वाटर बॉडीज फर्स्ट। सेकेंड, मैनेज नेचुरल रिसोर्सेज, जो भी हमारा नेचुरल रिसोर्स है उसको हम लोग मैनेज कर सकते हैं और उसको सेव केयरफुली अगर उसको मैनेज करते हैं, दिस इज द बैलेंस द इकोसिस्टम। रिड्यूस क्लोरोफ्लोरोकार्बन, स्टॉप ओपन बर्निंग, ये सब हो सकता है मेंटेन करने के लिए। ओपन बर्निंग करेंगे तो यस सर, क्लोरोफ्लोरोकार्बन में, हाँ या क्लोरोफ्लोरोकार्बन को मेंटेन करेंगे, ओपन बर्निंग को स्टॉप करेंगे। क्या प्रोटेक्ट वाटर बॉडीज एंड द मैनेज नेचुरल रिसोर्सेज। सबसे द मेन पॉइंट है जो नेचुरल रिसोर्स है ना उसको तो मैनेज करो, तो ऑटोमेटिक है कि इकोसिस्टम हेल्दी रहेगा। अगर हम लोग इको नेचुरल रिसोर्स को मेंटेन नहीं करेंगे तो इकोसिस्टम ऐसे ही डिसबैलेंस हो जाएगा। कोई सॉल्यूशन नहीं है फिर उसको तुमको प्रोटेक्ट करने का। फिर तुम अपना आर्टिफिशियल जो भी प्रोटेक्शन लगाते रहे। हम लोग अगर प्लांट ज़्यादा रहता है तो एयर पोल्यूशन भी कंट्रोल में रहता है, लेकिन प्लांट ही नहीं है। देखो हमारा इकोसिस्टम, बर्ड्स दिखाई देते हैं, तुम लोग कहीं बर्ड्स देखे हो? इधर बर्ड्स देखो कोई कहीं पे 1 2 3 कोई भी बर्ड्स नहीं। रीजन क्या है? यही सब रीजन है, हमारा जो इकोसिस्टम है बहुत खराब हो गया है। तो इकोसिस्टम जहाँ खराब रहेगा वहां पर तो कोई एक्वेटिक चीज दिखेंगे ही नहीं।
जो बर्ड्स था, जो नेचुरल रिसोर्स बर्ड्स था, वो हमारा बर्ड्स अगर आता है तो इन्वायरमेंट ऐसे ही सेफ रहता है। ठीक है। Then now the last of the conclusion of the human impact on ecosystem. Human survival and well-being totally depend on the ecosystem. बस conclusion तो यही होता है ना कि हमारा डायरेक्टली ह्यूमन सर्वाइवल डायरेक्टली डिपेंड ऑन द इकोसिस्टम। अगर इकोसिस्टम सही नहीं है तो ह्यूमन सर्वाइव नहीं कर सकता। इकोसिस्टम सही है तो ह्यूमन को कुछ नहीं होगा, कोई बीमारी नहीं होगा। Then the human activity can be direct threats to ecosystem, then cause destruction, degradation, and the impairment of the biodiversity. Okay. The human activity affects marine life as a result of pollution, overfishing, the introduce of invasive species, and acidification. All marine pollution has the potential to seriously damage marine habitat and life in the sea. And the various law and policy are created to protect our ecosystem. तो हमारा जो इकोसिस्टम को सेव करने के लिए जो भी मेनी टाइप्स ऑफ एक्ट बना हुआ है, जो एक हमारा जो एक्ट देखो डे टू डे कितना कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो कंस्ट्रक्शन डे टू डे इतना हो रहा है तो उससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इकोसिस्टम पे, इन्वायरमेंट पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? कुछ पॉल्यूशन होगा। Which type of pollution created from the many types of construction doing day to day increased? Anyone? सर नॉइज पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन और फिर एयर पॉल्यूशन भी होगा सर, वाइब्रेटर वगैरह जो सीमेंट वगैरह उड़ेगा सर। तो हाँ, और हाँ। एक्सेस सैंड हम लोग कहीं से भी लेंगे, कोई भी रिवर से लेंगे तो सर सैंड बेड घटेगा, तो वो भी मतलब लार्ज सैंड मतलब वो कहीं से भी निकालेंगे सर तो वो भी खतरनाक ही है सर। वेरी डेंजरस। और एक तो सैंड ही है कि जो एग्रीगेट तुम्हारा जो ग्रेवल है, जो डेरी क्रशिंग जो मशीन क्रशर मशीन चल रहा है, बड़ा बड़ा जो भी है हमारा पहाड़ है वो कट के सीधा जीरो हो जा रहा है, तो उससे क्या इम्पैक्ट पड़ता है इकोसिस्टम पे? उससे तो हमारा इन्वायरमेंट सेफ रहता था। आज देखो वहां पे पहाड़ नहीं है तो फॉरेस्ट नहीं है, तो वो चीज नहीं रहने से क्या हमारा इम्पैक्ट पर क्या है, हमारे पे ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज होगा। फिर तुम्हारा जो बारिश का बहुत प्रॉब्लम होता है, वहाँ रेन ज्यादा नहीं होता है। यस सर, इंडिया में तो माउंटेन की वजह से ही रेन होता है ना सर, 80% रेन तो 80% माउंटेन रीजन नहीं रहेगा तो। यस सर, माउंटेन रीजन नहीं रहेगा तो फिर वहाँ पे रेन का बिल्कुल ही नहीं होगा। तुम यही देखो तुम्हारा जो माउंटेन एरिया, तुम्हारा जो हिल एरिया है, तुम्हारा शिमला कुल्लू मनाली जो दिस साइड है, वहाँ देखो बारिश हमेशा होता रहता है। वहाँ रीजन क्या है कि वहाँ पे तुम कोई पॉसिबिलिटीज नहीं है कि तुम उसको तुम काट सकते हो, जो माउंटेन को कट कर सकते हो, क्योंकि वो हिल एरिया है, वहाँ फॉरेस्ट ज्यादा है। तो उधर का जो इन्वायरमेंट रहता है हमेशा कितना अच्छा रहता है, इन्वायरमेंट एकदम कूल इन्वायरमेंट रहता है। और देखो यहाँ पे बिहार झारखंड में डे टू डे जितना है माउंटेन सब कट के जीरो हो गया। तो दिस टाइप ऑफ एक्टिविटीज द डायरेक्टली इन्वॉल्व द ह्यूमन एक्टिविटीज। ये सब को रोकने के लिए विदाउट इसको प्रोटेक्ट किए हुए हम लोग कुछ नहीं कर सकते, इन्वायरमेंट को कभी भी हेल्थी नहीं बना सकते। इसका कुछ तो कुछ सॉल्यूशन होना चाहिए। ओके, तो दिस इज द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। बहुत सारा टाइप्स का एक्ट बना हुआ है, जो तुम्हारा हम लोग कोई भी टाइप का कंस्ट्रक्शन करते हैं, कोई भी काम का कोई बड़ा काम करते हैं, इंडस्ट्री सेक्टर करते हैं, तो उसके लिए एक होता है कि इन्वायरमेंटल आपको इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट से परमिशन लेना है, इन्वायरमेंटल क्लियरेंस फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन एंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। तो ये सब एक रूल्स रेगुलेशन बना हुआ है कि हाउ टू डेवलप द दिस टाइप ऑफ सिस्टम। ठीक है।